दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषण के बारे में। वृषण जो होता है वो मानव का नर का प्रमुख या मुख्य जनन अंग कहलाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टेस्टिस। वृषण शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। हिंदी में कहते हैं वृषण कोश। तो वृषण जो होता है वो शरीर से बाहर एक संरचना में स्थित होता है जिसे हम लोग कहते हैं वृषण कोश, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रोटम। अब इसके बाद वृषण जो होता है वो गर्भकाल के 7वें महीने में शरीर से बाहर आता है। और ये बाहर क्यों आता है? क्योंकि वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है और शुक्राणुओं को निर्माण के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए, इसलिए वृषण शरीर से बाहर आता है। इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये गुलाबी रंग का होता है और उसके बाद इसी में ये मानव का मुख्य जनन अंग कहलाता है, यानी कि इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में कुल 250 से 300 कक्ष पाए जाते हैं। 250 से 300 पालिकाएँ मिलती हैं या कक्ष मिलते हैं तथा इस एक कक्ष को हम लोग नाम देते हैं वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनकी संख्या 250 से 300 हो सकती है। इन वृषण पालिकाओं में कुछ नलिकाएँ मिलती हैं इस तरीके से। इन नलिकाओं की संख्या 1 से 3 तक हो सकती है। किसी वृषण पालिका में इनकी संख्या 1 हो सकती है, किसी में ये 2 मिल सकते हैं, किसी में 3 पाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, वृषण 250 से 300 कक्षों में बटा होता है। एक कक्ष को हम लोग कहते हैं वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन वृषण पालिकाओं में 1 से 3 नलिकाएँ मिलती हैं इस तरीके से। इन नलिकाओं को हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नलिका या शुक्र नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्रजनक नलिका याद रखिएगा, अंग्रेजी में कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी शुक्रजनक नलिकाओं में ही स्पर्म का निर्माण होता है। अब अगर हम 2 शुक्रजनक नलिकाओं को बाहर निकालते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, तो इसमें 2 प्रकार की स्तरें मिलती हैं। सबसे जो बाहरी स्तर है उसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, और इसकी जो आंतरिक स्तर है, ये जो अंदर वाली स्तर है, इसको बोलते हैं जनन उपकला। याद रखिएगा फिर से, शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की परतें मिलती हैं। सबसे बाहरी स्तर कहलाएगी ट्यूनिका प्रोप्रिया और उसके ठीक अंदर वाली जो परत है वो कहलाएगी जनन उपकला, यानी कि जर्मिनल एपिथीलियम। अब देखिएगा, जो शुक्रजनक नलिका होती है इसमें 2 प्रकार की सेल्स मिलती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, या फिर 2 प्रकार की कोशिकाएं। सबसे जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं जर्म कोशिका, जर्म सेल्स। और कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं इस तरीके से। इन कोशिकाओं को हम लोग नाम देते हैं सर्टोली कोशिका। याद रखिएगा कि एक शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की परतें मिलती हैं। सबसे बाहरी परत कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया, उसके ठीक अंदर वाली परत कहलाती है जनन उपकला। अब जनन उपकला में कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं जर्म कोशिका, और कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं सर्टोली कोशिका। जो जर्म कोशिका होती है यही निर्माण करती है स्पर्म का। और तो याद रखिएगा, जर्म कोशिका का काम हो गया स्पर्म का निर्माण करना, और सर्टोली कोशिका का काम होता है स्पर्म को पोषण देना। पोषण का मतलब भोजन देना, पोषण। तो सर्टोली कोशिका स्पर्म को पोषण प्रदान करती है, और जो जर्म कोशिका होती है जो जनन उपकला में पाई जा रही थी, ये क्या करती है? ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब यहाँ पे आपको 2 शुक्रजनक नलिकाएँ दिखाई गई हैं। एक नलिका ये है, एक ये है। अब यहाँ पे 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जिन्हें हम लैडिक कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैडिक कोशिका या अंतराली कोशिका। इसी लैडिक कोशिका को एक हार्मोन जो निकलता है अग्र पीयूष ग्रंथि से, उसका नाम होता है LH। इसका पूरा नाम हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स इस
लेडिक कोशिका या फिर अंतराली कोशिका को प्रेरित करेगा, और जब ये प्रेरित करता है इसको, तब ये एक हार्मोन्स निकालती है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। उसका क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरॉन। याद रखिएगा कि ये लेडिक कोशिका को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है ये प्रेरित करता है, और जब ये प्रेरित होगी तब ये एक हार्मोन्स का स्रावण करेगी जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। यही हार्मोन्स शुक्राणु के निर्माण में, उसके बाद जितने भी नर के या फिर एक पुरुषों वाले लक्षण होते हैं, यही हार्मोन्स तय करता है।